नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो है 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया है। अब उसी तरीके से हम लोग 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से थे। और मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट। अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट जो है या फिर वन्य जीव संशोधन अधिनियम, ये अभी राज्यसभा ने पास किया है, जिसके तहत ये करा जाएगा कि भाई किसी जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। तो अब इसमें क्या ऐसा चेंज किया है या इसमें ऐसा क्या हुआ है, अब मैं आपको पूरा इसका एक बार जो है पीछे की हिस्ट्री के साथ आपको ये पूरा समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले जो है एक 1971 में जो है एक कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, जिसमें क्या कोशिश की गई थी कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पर उनकी संरक्षण किया जाएगा। फिर 1972 में 5 जून को कहां पर, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस होती है सारे के सारे बड़े लीडर्स की, जिसमें इंडिया भी जाता है। इसीलिए 5 जून को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्योंकि इसके दिन जो है स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पर पहल की गई थी। तो 1972 में ये चीज स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है, एनवायरनमेंट डे। तो 5 जून को ये काम किया गया। और फिर उसके बाद सितंबर 1972 में भारत में, जो भारत की संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो एक एक्ट लेके आती है जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव अभयारक्षण एक्ट 1972। इसके अंदर बहुत सारे जो है वो अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थे। इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स की लिस्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि हमको कैसे बचाएंगे और सरकार द्वारा कैसे निगरानी रखी जाएगी। और इसी एक्ट के तहत जो है वो भारत में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, और तो और कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण अभ्यारण्य को भी यहाँ पर बनाया जाता है। रिसेंटली बताया था ना मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर्स में कि स्लेंडर लॉरिस जो है उसको कंजर्व करने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो ये ऐसे बनाया जाता है, समझ गए बात को। तो ये था। और इसी टाइम पीरियड में 1972 के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत, 42nd संविधान संशोधन एक्ट के तहत जो है भारत में जो है, जो हमारा प्रोटेक्शन का जो टॉपिक है कि हमारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट से उठा जो है स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची की तरफ ट्रांसफर किया गया था। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा पार्ट 4A है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल नंबर 51A, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि हमें हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो यही है इसके अंदर यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन 2020 में सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई प्लांट की ऐसी कोई जाति है जो कि छठे अनुसूची में रखी गई, जो ये शेड्यूल्स है ना, इसके अंदर टोटल शेड्यूल 6 है।
अगर वो छठे अनुसूची में रखी गई है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उसको, अगर आपने उस प्लांट की कल्टीवेशन, उसकी आगे खेती करनी है, तो उसके लिए आपको किसकी परमिशन लगेगी यहाँ पर? इसके लिए आपको परमिशन लगेगी हमारे, मतलब लाइसेंस चाहिए होगा आपको सरकार की ओर से। तो अभी राज्यसभा ने जो ये बिल पास किया, उसमें ऐसा क्या खास बात है, उसमें ऐसा क्या बढ़िया उन्होंने कर दिया है जो अभी ये न्यूज में चल रहा है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मतलब हुआ क्या है एक्चुअली में? अब इसमें बात क्या है कि अब यहाँ पर सरकार क्या कर रहा है, सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि सरकार ये चाहती है कि इन सब में जितना भी सारी चीजें हुई हैं, जितना भी ये सब आपको मैंने अभी लिखवाया, जो आप लोगों ने नोट करा है, इसी के तहत जो है यहाँ पर जो हमारा साइट्स है, साइट्स क्या चीज होती है, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश हिंदी में यही रहेगी, सब लोग नोट करो। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। उसके तहत ये क्या होगा कि जितनी भी ऐसे स्पीशीज हैं उनको क्या किया जाएगा, अगर उनके ऊपर कोई भी इलीगल तरीके से उनका ट्रेड करता है गैर कानूनी रूप से, तो उसको पनिशमेंट बढ़ाई जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ ये अमेंडमेंट बोले गए हैं कि हमें साइट्स में अपने आप की भागीदारी बढ़ानी होगी। प्लस हमारा जो यहाँ पर हम फाइन लगाते हैं, यहाँ पर फाइन में हम जो है वो 25,000 के फाइन को इंक्रीज करके कितना किया जाए, 1 लाख तक किया जाए। और अगर कोई स्पेशल एनिमल है, उस स्पेशल एनिमल के फाइन के लिए क्या किया जाएगा, 10,000 से उसको 25,000 तक यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, मिनिमम फाइन। ठीक है, ये वाला जो फाइन है ये मिनिमम है, न्यूनतम, ये है मैक्सिमम फाइन। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि इसमें बेसिकली इस पूरे एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो केंद्र की सरकार है, उसकी पावर को, उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बोला गया कि जो सरकार है यहाँ पर, वो अपने हिसाब से, केंद्र की सरकार यहाँ पर इंटरफेयर भी कर सकती है, और साथ ही साथ जितने भी ये सारी चीजें हैं उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पूरा लिख लीजिएगा। जो भी समझ में ना आए बैक करके वो दोबारा से वीडियो सुनना, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। तो ये पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी रिसेंटली चेंज होके आया है, वो ये है, राज्यसभा ने इस बिल को पूरा पास भी कर दिया है। तो इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, और मैंने आपको उसकी पीछे की स्टोरी बताई है कि एक्चुअली में ये एक्ट लाने का रीजन क्या था। इसी एक्ट के चलते हमारे भारत में नेशनल पार्क की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। हमारे भारत में जो कंजर्वेशन है, अब मतलब बेसिकली हंटिंग करना, ये सब चीजें करना ना आज के समय में मुश्किल कर दिया है उन्होंने। ठीक है, अब इस चीज को ठीक कर दिया गया, उसको मुश्किल यहाँ पर कर दिया गया है कि अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एकदम से कोई भी चीज को यहाँ पर कर दिया जाएगा। हर चीज के लिए अब रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए गए, जो कि बहुत ही बढ़िया पहल सरकार ने की है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत न्यूज में रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली में जो दिल्ली के सीएम है, उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो गुजरात में 5 सीटें जीतने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वो जो है अब एक नेशनल पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेशनल पार्टी बनने की क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, जो नेशनल पार्टी है उसको बनने के क्राइटेरिया क्या है, क्या होती है नेशनल पार्टी, या अब तक हमारे कितनी ऐसी पार्टीज है जो नेशनल पार्टीज हैं ऑलरेडी। ये बनी है आम आदमी पार्टी 9th नंबर की। तो ऑलरेडी जो 8 हैं वो कौन सी हैं, क्या नाम है उनके 8 के? एक है बीजेपी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया मार्क्सिस्ट, एक है कांग्रेस, एक है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एक है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, एक है तृणमूल कांग्रेस, एक है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ये है क्राइटेरिया और ये है 8। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या, कौन सी 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है जिसका जो दर्जा है वो पूरे नेशनल, पूरे भारत के लेवल पे जाने के ऊपर शुरू हो गया है।
ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनका दबदबा बहुत ज्यादा हो। ये इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी है, और इसमें वो पार्टी भी है जिनका बहुत ज्यादा बड़ा दबदबा नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज है, इनका बहुत बड़ा दबदबा नहीं है, पर फिर भी ये नेशनल पार्टी, क्योंकि इसके लिए एक रिकॉग्निशन है यहाँ पर। यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है सरकार ने, जो मैंने आपको सामने यहाँ पर दिखा हुआ है। इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्या इसका तरीका है। और मैं फिर ये भी बताऊंगी कि नेशनल पार्टी, आम आदमी सरकार पार्टी जो है वो कैसे बनी है। हमें यहाँ पर टेक्निकल क्राइटेरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले तो, या तो ये या वाली सिचुएशन है, ठीक है, या तो वो पार्टी कतई जो है वो किन्हीं चार स्टेट्स में यहाँ पर अपने आप को रिकॉग्नाइज की हो, एक स्टेट पार्टी के रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में चार जगह पे हो। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली के अंदर है और पंजाब के अंदर है ना। तो अभी तो यहाँ पर है, इसलिए ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। या तो फिर उन्होंने जो है कम से कम 6% वोट यहाँ पर हासिल किए हो, चार या चार से ज्यादा स्टेट्स में 6% से ज्यादा, या फिर अपनी जो उनकी स्टेट असेंबली होती है उसमें 4 MPs उन्होंने हासिल किए हुए हों। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया आपको पूरा का पूरा लर्न करना पड़ेगा कि जो भी उस आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, वो करीब करीब 6% वोट तो लेके आए हों। जितने भी वोट डले हैं लोकसभा में, वो 6% वोट लेके आए हों किसी भी चार स्टेट्स के अंदर, ठीक है। या फिर जो स्टेट असेंबली होती है, जो हमारी स्टेट की असेंबली होती है, जो MLAs की होती है, उन MLAs के क्राइटेरिया में वो 4 MP जो है वो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में लाई हो, लास्ट के लोकसभा इलेक्शंस में। या तो वो पार्टी कब करीब करीब 2% जो है लोकसभा की सीट में जीती हो, एटलीस्ट 3 स्टेट से लोकसभा के लिए। और अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी कैसे बनी है, आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई थी, जिसमें वो पंजाब के असेंबली के इलेक्शंस में, जो MLA के इलेक्शन है, मतलब जो वहां के CM के चूज करने के लिए इलेक्शन हुए थे, उसमें 20 सीटें जीत गई थी, ठीक है। वहां पर अपने 3 मेंबर्स भेजने में शामिल हो गई, राज्यसभा में 3 मेंबर्स भेज दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 2022 में, ठीक है, या तो मैं आपको पूरा ही समझा देती हूँ एक बार। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 2012 में जो है आम आदमी पार्टी बनाई गई। 2013 में दिल्ली में, आपको याद होगा, MLA की सीट्स में 70 में से 28 सीटें ले आए थे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर CM बन गए थे। फिर उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस में 4 सीटें ले आए। फिर MLA के इलेक्शंस में पंजाब में ले आए। फिर दिल्ली में तो बहुत ही जबरदस्त सीट उन्होंने हासिल की थी, 67 आउट ऑफ 70 इन्होंने किया था, और वापस से दिल्ली के CM बन गए थे, ठीक है। फिर रिजाइन करा था 49 डेज के बाद, वही लोकपाल बिल जो आ रहा था उसके तहत इन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर यहाँ पर राज्यसभा में गए, और 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो सिर्फ एक ही सीट जीते थे, ठीक है। और 2020 में आते आते जो है केजरीवाल जो है यहाँ पर CM बन गए थे फॉर द थर्ड टाइम। जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी 62 सीट्स लाती है, कितने में से 62 सीट्स यहाँ पे लेके आई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद 2022 में MCD जो है अभी, उसमें 250 में से 134 सीट्स यहाँ पर वो लेके आ पाते हैं। और फिर 2000, तो इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी के रूप में आज के समय में बन गई है, जब यहाँ पर जो है 10 सालों के अंदर अंदर ही, ठीक है भाई। तो ये था आपका नेशनल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद जो है हमारे एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है जल्लीकट्टू। अभी रिसेंटली जो है जल्लीकट्टू न्यूज में था। मैं आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखा देती हूँ। इस पिक्चर को अगर आपने कभी देखा है या कभी सुना है तो या पहचान सकते हैं। जल्लीकट्टू बहुत पुराना ट्रेडिशन है, करीब करीब 2000 ईयर्स पुराना, समझ रहे हैं। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो है जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग होता है, बुल को कंट्रोल करने का एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। कहाँ पर, तमिलनाडु में पोंगल जो सेलिब्रेट करते हैं ना, ये वहीं पर उसी समय यहाँ पर किया जाता है। तो इस पे जो सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि कहाँ पे होता है, किस समय में किया जाता है, पोंगल में होता है, ठीक है। जली और कट्टू से बना है। जल्ली जो है उसका मतलब होता है यहाँ पर गोल्ड या फिर सिल्वर, और कट्टू का मतलब होता है टाई, जुड़ना।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या होता है कि जो बुल है उसके हॉर्न्स से यहाँ पर जो है पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, और जो भी यहाँ पर इस बुल को कंट्रोल कर लेता है इसको, उसको ये प्राइज जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। इवन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इनकी एक सील ऐसी मिली है जिसमें ये सब देखा गया। ऐसे बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं ये वाली, ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा है अभी न्यूज में। और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है कि तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू बुल को कंट्रोल करने का होता है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, अभी क्यों हो रहा है ये चीजें, क्योंकि ये एनिमल के राइट्स के ऊपर एक बात आ गई ना, ये एक एनिमल के राइट्स के ऊपर डिबेट हो गई है वाली, कि इतना पुराना फेस्टिवल है, बिल्कुल ठीक चीज है, पर ये एनिमल के डिबेट के ऊपर शुरू हो गई ना ये चीज। इन्होंने बोला कि भाई जो है ये बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 29 हमारा कहता है कि हमारा कल्चरल राइट है कि हमारे कल्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हमारा कल्चर राइट है, आर्टिकल 29 यही कहता है ना कि अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये सारी जो चीजें हैं वो एक एनिमल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इतने सारे ह्यूमंस जो है मिल करके एक बुल को यहाँ पर स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना सब जो हो रहा है ये तो एक स्पोर्ट एक गलत है, मतलब एनिमल्स को की जो है जान हानि यहाँ पर की बात हो रही है। एनिमल्स के अगेंस्ट ना कहते हैं हम कि क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, तो उस चीज का यहाँ पर ये एक इशू है। ठीक है, और साथ में ये जो है कई लोगों को ऐसा है कि कहना है इसके फेवर में भी, कहना है कि ये एक एनिमल और एक मैन के बीच में रिलेशनशिप को सही रखने की कोशिश करता है, हमारा कल्चरल है। तो ये सब कुछ आपको जल्लीकट्टू के बारे में याद रखना है। आपका जो आप एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर, तमिलनाडु में पोंगल के समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अय्यर पीपल के टाइम पीरियड में इसको स्टार्ट किया गया था। अय्यर पीपल जो कि कहाँ रहते हैं, मुलई रीजन में, वहां पे ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ना हिंसक स्पोर्ट के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये सब वो कुछ आपको ये याद रखना है इसके ऊपर एग्जाम में। मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल या तो आपसे इसका नाम पूछ लेंगे, कहाँ पे होता है ये पूछ लेंगे इसको, इसके ऊपर क्या चीज है, ऐसा सब कुछ, मतलब कोई सवाल जो है इसके ऊपर इस तरीके का बन सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे। अभी आप जैसे कि जानते हैं कि G20 जो कंट्रीज हैं अभी रिसेंटली यहाँ पर आई हैं, सबको सबने इसके बारे में सुना है। G20 कंट्रीज के बारे में सब लोग सुनते हैं, अभी सब पढ़ भी रहे हैं इस चीज को। तो अभी G20 में जो शेरपाज है उनकी मीटिंग हो रही है। अब ये शेरपाज क्या चीज है, देखो हमारे भारत के जो अभी G20 के शेरपा हैं ये अमिताभ कांत हैं। और ये वही अमिताभ कांत है जो पहले नीति आयोग में सीईओ हुआ करते थे। याद है आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा G20 में ये अभी शेरपा है। इससे पहले ये पर्सन जो है वो नीति आयोग के सीईओ थे, राइट। और उसी के साथ साथ अमिताभ कांत और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये जितने भी ऐसे समिट होते हैं ना G7 का, G20 का, उसमें ये सब मिलकर के आते हैं और यहाँ पर उनकी मीटिंग्स होती है। और अभी ये मीटिंग पहली कहाँ हुई है, उदयपुर में। कहाँ पर, कुंभलगढ़ फोर्ट में। तो हमारे एग्जाम के लिए कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो उदयपुर राजस्थान का, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। ये चीज अब याद रखनी है आपको, कुंभलगढ़ में यहाँ पर है। ये उदयपुर की एक फेमस लेक है, लेक पिचोला, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया। तो अब ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। या तो फोर्ट के बारे में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर आपसे इस लेक के बारे में कहाँ पे बना हुआ है ये पूछ लेंगे। सो मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बता दूं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में अब इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। ये कहाँ पे है, राजसामंद एरिया के पास ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि आपको पता ना कि बहुत सारे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो कि हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है, 6 है ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे इसके बारे में। कौन से 6 हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, एक तो चित्तौर का किला, चित्तौर फोर्ट, चित्तौर का किला, कुंभलगढ़, रणथंबोर,
गगरांव का फोर्ट, आमेर का किला और जैसलमेर। ठीक है, तो ये सारे हैं यहाँ पर जो कि अरावली रेंज के बीच में है। तो ये सारे जो है ना, इनमें से एक कुंभलगढ़ भी है जो कि इसी का एक हिस्सा है। किसने बनवाया था? राणा कुंभा। ठीक है, ये कुंभलगढ़ का फोर्ट राणा कुंभा ने जो है वो डेवलप कराया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसको बनाने वाले पर्सन, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है यहाँ पर? नाम उनका आप लिख सकते हैं, मंदान। बस इतना आपसे पूछा जा सकता है, राइट। कुंभलगढ़ के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लिस्ट बता दी है, इसको जरूर कवर कर लीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट, इसके बाद ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले, या फिर आई थिंक जो है लास्ट वाले लेक्चर में बताया था मैंने, कि हमारा जो परमा क्राइसिस है वो कॉलन डिक्शनरी ऑफ द वर्ड उन्होंने दिया है, कॉलन डिक्शनरी में। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है किसको? गॉबलिन मोड को। गॉबलिन मोड, गॉबलिन मोड जो है वो नया शब्द यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो आप के लिए जो सही नहीं है, मतलब इस तरीके से वो एक ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है जो कि सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको 3 वर्ड्स कराए, इसको लिख लीजिए आप सब लोग, आपको तीनों पता होने चाहिए। कॉलिन डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड का, और तीसरा आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर यहाँ पर आपको कराया था, जो लास्ट लेक्चर में ही आपको मैंने यहाँ पर बताया था, तो उसके लिए भी आपको याद रखना है कि ये वर्ड्स जो है वो न्यूज में बहुत ज्यादा रह रहे हैं। ठीक है, मेरियम वेबस्टर्स 3 डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड है। कॉलन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है परमा क्राइसिस। ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग अभी आप जो पढ़ रही हैं गॉबलिन मोड। और मैरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग जो लास्ट क्लास में बताया था, गैस लाइटिंग। तो ये 3 शब्दों के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए इन तीनों शब्दों का में से किसने क्या यहाँ पर बोला है। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कौन से शब्द के लिए यहाँ पर ये चीज कही है। और हो सकता है ऑप्शन में तीनों ही आ जाए। मान लो वो ऑक्सफोर्ड का पूछे और आपको तीनों ऑप्शन में हो, तो आपको तो लगेगा यार तीनों वर्ड सुने हैं, ये मैम ने तो तीनों ही वर्ड्स बताए थे। तो अब याद रखिएगा कि तीनों अलग अलग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर बताए गए हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलिए आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पेरू जो है उसकी पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी है? डीना बोलरूटे। ये एग्जाम में 1 लाइनर सवाल आपसे किया जा सकता है। पेरू, पेरू के बारे में भी आप लोगों ने जो है सुना होगा। पेरू जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पेरू जो है लोकेटेड है हमारे साउथ अमेरिका में। ठीक है, पेरू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये वही कंट्री है जिसने एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, एक इमरजेंसी घोषित की थी, आपातकाल को यहाँ पर घोषणा करी थी। ठीक है, तो यही है पेरू। और वैसे अभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा पेरूवियंस जो है वहां के, वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपने इनके लिए। और वो कह रहे हैं कि आपने बहुत जल्दी इलेक्शंस वगैरह यहाँ पर करा दिए हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह भी काफी ज्यादा वहां पर चल रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि पेरू के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज और है। वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इसमें ये बोला है कि इंडिया जो है वो रेमिटेंस यहाँ पर 2022 में $100 बिलियन को टच करने वाला है, जो कि आज तक इतना टच नहीं हुआ है। आज तक इसका जो है इतना $100 बिलियन तक कभी भी टच नहीं हुआ है। 2022 में इंडिया जो है उसका रेमिटेंस का जो रिकॉर्ड जा रहा है वो कितना है? $100 बिलियन। रेमिटेंस क्या होता है कि अगर किसी कोई कंट्री का कोई मेंबर है, वो बाहर की कंट्री में रहता है, तो वो रहता है बाहर, तो वो यहाँ पर अपना खर्चा भिजवा रहा है या फिर कुछ यहाँ पर भिजवा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो ये ग्रोथ हुई है, ये इंडिया की बहुत ज्यादा हुई है, और ये आज तक की सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट, समझ रहे हो? हाईएस्ट है आज तक की, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में है ये वाला। वो इंडिया ने इसको क्रॉस कर दिया है। रेमिटेंस क्लियर हो गया ना, वो अपनी फैमिली को यहाँ पर जो भिजवा रहा है उसे हम कहते हैं
ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, वो आता है गल्फ कंट्रीज से, ठीक है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जो है उनको वहां तक पहुंच रहा है, महाराष्ट्र तक ये चीज यहाँ पर पहुंच रही है। गल्फ जो कंट्रीज हैं वहां से सबसे ज्यादा जो है वो इंडिया में रेमिटेंसेस आ रही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट के बारे में, जिनकी रिपोर्ट आई है वो यही बता रही है। बाकी कंट्रीज में और कम है, लेकिन जो टॉप में आ रहा है वो इंडिया। इंडिया के बाद टॉप कौन करता है, मैक्सिको, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट। क्लियर हुआ? तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश ने जो है 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यहाँ पर डेजिग्नेट कर दिया है। अब ये जो है 6 दिसंबर को ऐसा क्या है, क्या हुआ था जो है मित्रता के उपलक्ष्य में ये काम जो है किया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ये पिछले साल से चलता आ रहा है, लेकिन ये अभी ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि 50 साल लास्ट टाइम कंप्लीट हुए थे ना, इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक 13 डेज लंबा जो है वो वॉर चला है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। किसको आजाद कराने के लिए? बांग्लादेश को। हुआ क्या था, जब आजादी हुई हमारी, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में इस तरफ पाकिस्तान 1947 में, और यहाँ पे था ईस्ट पाकिस्तान। और फिर क्या हुआ था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान की कोई भी चीजों पे ध्यान नहीं देता था, चाहे यहाँ पर बाढ़ आए, यहाँ पे अकाल की स्थिति बने, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ पर जब इलेक्शंस भी हुए थे, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे जीते भी थे, तब भी इनको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। साथ ही साथ और पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज कर रही थी, वन नेशन वन लैंग्वेज का हिसाब कर रही थी, जो कि पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनमें से ऑलमोस्ट यहाँ पर बंगाली से रहने वाले लोग ज्यादा थे। तो वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। तो इस चीज के चलते, इस पूरे के पूरे कार्य के चलते ईस्ट पाकिस्तान ने रिवोल्ट करना शुरू किया। और इस रिवोल्ट के चलते इंडिया ने पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का यहाँ पे साथ दिया, बांग्लादेश को आजाद कराया। 13 दिन लंबा वॉर चला, ठीक है। इसी के बीच में 4 दिसंबर भी आता है, जब भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट को यहाँ पर परफॉर्म करके पाकिस्तान के कराची हार्बर के को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए 4 दिसंबर को हम लोग यहाँ पर नेवी डे भी मनाते हैं। तो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये सारे इवेंट्स हुए, जिसके तहत यहाँ पर 13 दिन लंबा वॉर ये ऐसे समाप्त होता है। इसी में आता है 6 दिसंबर, और इसी के यहाँ पर मैत्री दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ मैत्री के नाम से हम लोगों के यहाँ पर एक मैत्री एक्सप्रेस भी चल रही है, मैत्री ब्रिज भी बनाई है, सेतु भी बनाया गया है। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है और मैत्री ब्रिज एक सेतु है, जो कि यहाँ पर बनाई गई है। किस किस के बीच में बनाई गई? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी पे बनाई गई है? ये फेनी रिवर पे बनाई गई है, इंडिया और बांग्लादेश में। इंडिया में कहा? त्रिपुरा, ठीक है ना। तो ये सब फैक्ट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? अब एक नया जो यहाँ पर इनिशिएटिव आया, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, उस स्कीम को मिक्स कर दिया गया है किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब। दोनों को यहाँ पर मिक्सअप करके एक नई स्कीम यहाँ पर बना दी गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सुना होगा आप लोगों ने कि एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो है एक ही प्रोडक्ट को हम हर रेलवे स्टेशन पे भी यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे, प्रमोट करेंगे यहाँ पर, ताकि हर एक को यहाँ पर फायदा मिले, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपने एक डिस्ट्रिक्ट की एक पहचान को ग्लोबल लेवल तक लेके जा सके, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को भी एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, जिसमें 50 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, हर एक को 50 करोड़ दिए जाएंगे, दोनों को मिक्स करके उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने की कोशिश है सरकार की। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? नेक्स्ट 9 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। क्या है? एंटी करप्शन डे। देखो मैंने डेट्स बहुत सारी बताई हैं आपको यहाँ पर। आपको मैंने 4 दिसंबर बताई नेवी डे, रीजन आपको मैंने समझा दिया। ऐसे ही आपको
9 दिसंबर याद रखनी है, करप्शन के अगेंस्ट होता है, ठीक है, एंटी करप्शन डे होता है। ऐसे ही 10 दिसंबर क्या होता है, ह्यूमन राइट्स डे। ये तीनों आपको याद रखनी है। ऐसे ही 16 दिसंबर क्या होता है, विजय दिवस, क्योंकि 16 दिसंबर को बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ था। तो ये चारों डेट्स आपको दिसंबर के महीने की याद रखनी है। नेवी डे आपको क्लियर होगा, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था और हमारे इंडिया की आईएनएस ने जो है पाकिस्तान नेवल शिप को यहाँ पर हरा दिया था। एंटी करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए हुआ था। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने अपना एक यूडीएचआर लेके आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके तहत हर कंट्री को ये कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स के लिए ये सब चीजें हर एक को अपने देश में इम्प्लीमेंट करनी है। और विजय दिवस, बांग्लादेश को आजादी जिस दिन मिली थी वो विजय दिवस है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स आपसे, एक थीम आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट में ये बोला है, महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी जो भी उन्होंने देश के लिए इतना ज्यादा सेवा करी है उसके तहत उनको यहाँ पर सादर नमन है, उनको यहाँ पर प्रणाम किया जाता है। उनके एफर्ट्स को और उनके जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमारे अनटचेबल दलित लोगों के लिए जितना कार्य उन्होंने किया है उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग सब मानते भी हैं, सब जानते भी हैं। तो उसी के तहत ये चीज की गई है। तो आपको लास्ट वीडियोस में मैंने राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे, उनके बारे में बताया था। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर अब बी आर अम्बेडकर जो है, बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में भी ये चीज समझनी है कि बी आर अम्बेडकर जो है उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे क्या है जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जानते हैं आप सभी इनको, ये एक लॉ मिनिस्टर थे हमारे भारत के पहले, और इनको आप सबसे ज्यादा जानते हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा मदद करी थी। ठीक है, लेकिन इनके बहुत सारे और भी काम है, बहुत ही सारे काम है। ठीक है, इनका जन्म जो है वो आज के प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश महाव जो एरिया है वहां पे हुआ था। और फिर धीरे धीरे करते करते इन्होंने काफी सारी, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी करी थी। और फिर जो है यहाँ पर इंडिया में आके जो है इन्होंने जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए निस्वार्थ होके काम किया है। इतनी सारी चीजें उन्होंने करी कि मैं आपको बताते बताते लेक्चर इतना सारा बड़ा हो जाएगा, पर उनके काम खत्म नहीं होंगे। इतनी सारी चीजें करी है उन्होंने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आपको वो पता होनी चाहिए, 20 पेज की है। ठीक है, ये मैं अलग से फैक्ट बता रही हूँ, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। इन्होंने अपने अनटचेबिलिटी के ऊपर अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखा है, इन्होंने, नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पता होना चाहिए। ये आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बुक को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें उन्होंने खुद से अपने एक्सपीरियंसेस को लिखा है कि जब वो, क्योंकि वो अनटचेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ किस तरीके के भेदभाव हुए हैं वो इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो ये जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को भी स्टार्ट किया था, जैसे कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता। ठीक है, ये आपको मुझे नहीं पता कि आप स्टूडेंट्स को पता है या नहीं, पर मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैं चाहती हूँ कि जितना भी मुझे पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर प्रोवाइड करूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें लोगों को जानने को मिले और समझ में आए। तो इनको जो है, जो आप लोगों ने साइमन कमीशन सुना हुआ है, साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए ये पर्सन थे जिनको अपॉइंट किया गया था बॉम्बे की तरफ से। ठीक है, ये भी एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा। फिर 1927 में इन्होंने जो है एक महद सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। महद सत्याग्रह जो है इन्होंने जो कर्नाटका का रीजन है वहां पर हिंदू टेम्पल्स में जो है राइट नहीं दे रहे थे कि अनटचेबल्स लोग जाएं और वहां से पानी भर के लेके आ सके, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये चीज जो है की थी। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये काम जो है उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को किया था। इन्होंने मनुस्मृति जो है उसको जला दिया था 25 दिसंबर को। इसलिए 25 दिसंबर
जो है मनुस्मृति दहन दिन के नाम से भी जाना जाता है, जितने भी अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं और दलित लोग हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, जैसे कलाराम टेम्पल में एंट्री ना होने के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर मूवमेंट करी थी, जो कि नासिक की आज तक की सबसे बड़ी मूवमेंट है टेम्पल के ऊपर। बाकी पूना पैक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, जो इन्होंने 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया था। जो है दो लोगों के बीच में हुआ था ना, एक अंबेडकर जी के बीच में सारे डिप्रेस्ड क्लासेस के लेकर के, और मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच में। ठीक है, तो ये सब हुआ था। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग सब जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, आगे चल के लॉ मिनिस्टर बने, ये तो आप जानते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते इन्होंने यहाँ पर जो है सिखिज्म में जो है अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया, क्योंकि ये गए थे एक बार श्रीलंका, सिलोन जिसका पुराना नाम था, मीटिंग अटेंड करने, फिर वहां से इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब याद रखिएगा। ओके, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, रिसेंटली इनकी बर्थ, किसी की बर्थ एनिवर्सरी, किसी की डेथ एनिवर्सरी है, तो आपसे इन पे सवाल किए जा सकते हैं। और वल्लभ भाई पटेल जी भी याद रखिएगा, उनके बारे में भी सवाल आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था। एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। अभी एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम किस चीज के ऊपर बात कर रहा है और ये कब आया, कैसे आया? अभी रिसेंटली ही जो है एनवायरमेंट एजुकेशन स्कीम का नाम चेंज करके एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये क्यों है? एक्चुअली में ये जो है स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो इसमें क्या किया जाएगा, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंट और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से यहाँ पर अपने साथ जोड़ सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर दो चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो है एनजीसी, जिसका मतलब है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, और साथ ही साथ नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम, जिसमें 5,000 की जो है सहायता भी दी जाएगी। जितने भी इको क्लब्स बनाए जाएंगे उसमें करीब 5,000 की मदद भी की जाएगी। प्लस ये भी सिखाया जाएगा कि हम कैसे जो कूड़ा है उसको अलग अलग करके रख सकते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट के लिए कैसे प्लेज लें और किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। नेचर पार्क में जाना, टाइगर रिजर्व्स में जाना, विजिट्स करवाना, ठीक है ना, हर विजिट करवाना, वहां पे बच्चों को लेके जाना कैंप में, दो रातें 3 दिन के लिए, ये सब कुछ करवाया जाएगा ताकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बढ़े। ठीक है ना, तो ये वाला प्रोग्राम है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये वाला प्रोग्राम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पर अजीनोमोटो, अभी ये अजीनोमोटो सुना होगा अगर आपने, ये अजीनोमोटो न्यूज में था। अजीनोमोटो न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो एक मूवी आ रही है अजीनोमोटो, उसके ऊपर रोक लगा दी है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं, अजीनोमोटो बेसिकली एक जापान का एक आइटम है। जब जापान के एक पर्सन ने इसके ऊपर केस कर दिया है कि ये जो है ये तो मेरा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क पता है ना सबको, कि मेरा अधिकार, कॉपीराइट है, इसको कोई और कैसे यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर ट्रेड पे रोक लगा दी है, और इससे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस मूवी के ऊपर रोक लगा दी है। अजीनोमोटो क्या चीज है? अजीनोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है उसी का एक नाम है, जो कि फूड में खाने को और बढ़िया बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये इंडिया में आया था, और इंडिया में भी इसको यूज करते हैं अजीनोमोटो के नाम से। आप भी अपना यूज करते होंगे, कि सॉल्ट टाइप होता है जो खाने को और बेटर बनाने के लिए यूज किया जाता है, थोड़ा सा और स्वादिष्ट बना देता है खाने को। ठीक है, ये जो है टोमेटो और चीज में मिलता है, नेचुरली तरीके से ही मिलता है, और ये सेफ है बहुत ज्यादा। तो उसके ऊपर जो ये मूवी बनाई गई है अजीनोमोटो, तो उसी के ऊपर था कि ये एक क्यों ऐसा किया गया है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये जो है केस हुआ है। तो ये आप ये जरूर याद रखिएगा, अजीनोमोटो आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कौन सा सॉल्ट होता है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है लूसोफिन फेस्टिवल। अब जो लूसोफिन फेस्टिवल है, ये अभी एक एक्चुअली में कंट्रीज का ग्रुप है, गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है,
ये लूसोफिन फेस्टिवल क्या है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही इसको लॉन्च कर रही है, हमारी जो विदेश मंत्रालय है। ये 3 से 6 दिसंबर के बीच में गोवा में हुआ था। एक्चुअली में क्या है ना, लूसोफिन कौन सी कंट्रीज है? लूसोफिन वो कंट्रीज हैं जहां पर पुर्तगाल जो है उनका दबदबा रहा है कभी। और आप जानते हैं कि गोवा जो है वो पोर्चुगीज के अंडर थी। जब हमें आजादी मिली थी तब सब कुछ हमारे अंडर हो गया था, लेकिन जो गोवा है वो 1961 में हमारी इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया है पुर्तगालियों से, है ना। कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन विजय। जो पोर्चुगीज हैं वो देश छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और पोर्चुगीज ने तो इवन एशिया की कैपिटल तक डिक्लेयर कर दिया था गोवा को, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे गोवा को। उनके हिसाब से तो गोवा उनका है, लेकिन फिर ऑब्वियसली बात है गोवा हमारा है। तो उस रिस्पेक्ट में इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था और केवल 36 घंटों में जो है 36 आवर्स में क्या ले लिया था, गोवा को अपने अंडर कैप्चर कर लिया था भारत की आर्मी ने। राइट, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी एवरी टाइम। तो ऑपरेशन विजय था, ये भी जरूर याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय इसी के तहत हुआ था। और साथ ही साथ ये वही कंट्रीज का ग्रुप है जो कभी एक समय में इसका ही पुर्तगालियों का वहां पर दबदबा हुआ करता था। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर 9 लूसोफिन कंट्री, उनको क्या बोलते हैं? लूसोफिन। हिंदी इंग्लिश दोनों में उनको लूसोफिन के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए उनका कनेक्शन है यहाँ पर, इसीलिए पोर्चुगीज के साथ ही ये चीज यहाँ पर की जाती है। राइट एवरीवन, गोवा की कैपिटल पणजी, पता है सबको ये भी चीज। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लूसोफिन कंट्रीज अगर आती है मान लीजिए एग्जाम में, तो आपको ये पता होगा कि अच्छा लूसोफिन क्या चीज है। लूसोफिन इसके लिए जाना जाता है जहां पर ऐसे लोग जहाँ की कभी लैंग्वेज या तो पोर्चुगीज रही है या फिर सेकंड लैंग्वेज है उनकी पोर्चुगीज, क्या करते हैं इसके अंदर वो लोग जो है यहाँ पर लूसोफिन म्यूजिक को सुनना, गोवा की जो आर्किटेक्चर है उसको दिखाना, या फूड को दिखाना, हैंडीक्राफ्ट्स को दिखाना, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। तो इस तरीके की चीजें की जाती हैं इसके अंदर, जो कि अभी प्रेजेंटली गोवा में चल भी रही है। अगर आप में से कोई गोवा गया हुआ है तो जरूर बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। अगर अभी इस वक्त कोई आप में से गोवा है वहां पर, तो क्या उसने ये सारी चीजें देखी हैं, वो ये सब चीजें देख चुका है, तो जरा बताइएगा जरूर इस बारे में मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आईएलओ के ऊपर, ठीक है। आईएलओ भी न्यूज में है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। आईएलओ यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये एक विशेष एजेंसी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है मैंने, ये उसकी एक एजेंसी है। ठीक है, जो यूएन है पूरा, उसकी 15 विशेष एजेंसी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आईएलओ सबसे पुरानी, क्योंकि आईएलओ तो लीग ऑफ नेशंस, ये तो बहुत पहले ही 1919 में बन गई थी लीग ऑफ नेशंस के साथ ही। तो ये है, और ये सबसे पुरानी एजेंसी है जो कि 1919 में ही बन गई थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो बाद में बना है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाई गई थी, तो एक तो बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस और बनाई गई थी साथ में ही आईएलओ। तो आईएलओ सबसे पुरानी चल रही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हैं, जरूर रीड करिएगा क्वेश्चन को और इसके फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में कौन रिलीज करता है? ये वो क्वेश्चन है जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है, किसकी रैंकिंग इसमें है? तो ये तो कई बार यहाँ पर पूछा गया है ना, कौन निकालता है इसको? यहाँ पर ये जो है वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होती है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक में कितने ग्रुप्स हैं? वर्ल्ड बैंक में आज के समय में 5 बैंक आते हैं। ठीक है, पता होनी चाहिए सबको नाम। ठीक है, आप कहीं तो मैं लिखवा दूं यहाँ पर पांचों नाम को, इस पे यूपीएससी भी कई बार सवाल कर चुकी है वर्ल्ड बैंक के ऊपर। ठीक है, अच्छा और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती है वर्ल्ड बैंक की, लिख लीजिए। वर्ल्ड बैंक जो है अपनी एक और रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट्स ये निकालता है जिसमें ऑलमोस्ट टॉप पे जो है वो न्यूजीलैंड रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के जो है वो 5 बैंक्स आते हैं इसके अंदर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको। आईबीआरडी, आईडीए, मीगा, आईसीएसआईडी और आईएफसी।
ये 5 आते हैं। ये तो स्टार्टिंग में ही बन गए थे 2, और ये 3 जो है वो बाद में बनाए गए हैं, तभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप नाम पड़ा है इसका, धीरे धीरे करके बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगाई कल्चरल फेस्टिवल कहाँ का? ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, सांगाई कल्चरल फेस्टिवल कहाँ का मनाया जाता है? मणिपुर का। ये सिर्फ एक रिवीजन है आप लोगों के लिए, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनके फैक्ट्स के बारे में आपको बता रही हूँ मैं। तो सांगाई कल्चरल फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे मनाया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग जो है चीजें की जाती हैं। कहाँ पर? जहाँ पे एक पार्क बनाया गया, 10 दिन लंबा चलता है ये वाला, तो 21 तारीख से 30 तारीख तक। ये नाम किसका है? सांगाई। सांगाई क्या है? सांगाई जो है वो यहाँ पर एक तरीके से सांगाई इन्हीं का ही एक एनिमल का नेम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देती है? ये फील्ड ऑफ जो है डेयरी फार्मिंग की फील्ड में दिया जाता है, तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो फिशरीज मिनिस्ट्री यहाँ पर प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? तो ये थे आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट, ये सारी की सारी चीजें। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी, सबको लेक्चर सुन के अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और लेक्चर्स जो है अब हम आगे लेके आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन इस लेक्चर को सुनने के लिए। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और आगे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।